आइए शुरू करते हैं। फाइनाइट डायमेंशन के लिए ट्रांसलेशनल ऑपरेटर पर कुछ और समस्याएं। आयाम जो कि फाइनाइट दूरी विशेष फाइनाइट डिस्टेंस और यह समस्या 4 शामिल होगी। स्थिति ऑपरेटर के कम्यूटेटर पर समस्या और पोजीशन ऑपरेटर एक फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो इसमें हमारे पास सवाल है कि है एक्सपोनेंशियल -i p डॉट ए बटा h क्रॉस पर, जहाँ p 3 डायमेंशन में मोमेंटम ऑपरेटर है, इसलिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं e रेज टू -i px ax। ठीक है, मैं यह लिख सकती हूँ हैट को ऑपरेटर px के रूप में। ax एक पोजीशन है, निश्चित पोजीशन है py ay प्लस pz az बटा h क्रॉस। इसलिए हमें दिया गया है कि p 3 डायमेंशन में मोमेंटम ऑपरेटर है और ri किसी निश्चित दिशा में पोजीशन ऑपरेटर है, इसलिए x या r1 मुझे x दिशा देगा, तो मेरे पास y दिशा और z दिशा हो सकती है। तो चलिए एक विशिष्ट केस शुरू करते हैं। जैसे हमें पहले मूल्यांकन करना होगा ri ti a ठीक, और फिर हम परिणाम को सामान्य करते हैं। हम बाद में परिणाम का सामान्यीकरण करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोमेंटम ऑपरेटर px py और pz एक दूसरे के साथ आवागमन करते हैं, तो यह tx ty ay और tz होगा। तो यह t कैप a, मैं इसे इस प्रकार लिख सकती हूँ t कैप x ax। माफ कीजिए, यहाँ कोई कैप ty ay और tz az नहीं होगी। तो ये ट्रांसलेशनल ऑपरेटर भी एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे, ताकि जब हम कम्यूटेशन संबंध ले रहे हो तो हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। संकेत, तो ये ऑपरेटर x y j 3 दिशाओं में 3 अनुवाद दिशाएं जो 3 अक्ष हैं x y और z, और ये tx ty और tz एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास यह है, आइए हम ri t a i का मूल्यांकन करें। ठीक, तो ri t i आपको याद होगा, हमने इस तरह का अभ्यास ट्यूटोरियल 5 में किया है। उसमें हमने मूल्यांकन किया इस मात्रा का और यह निकला। बस याद करने की कोशिश करो ai टाइम्स t a i, यह हमने ट्यूटोरियल 5 में प्राप्त किया था। और याद रखना, हम इन संबंधों का उपयोग करेंगे जनरल परिणाम का मूल्यांकन करते समय। तो ri और pi का ri कम्यूटेटर 0 होगा। ठीक है, हमें यह याद करना चाहिए, और हम जानते हैं कि ri पाई और कुछ नहीं बल्कि ih क्रॉस है। हमने इस कम्यूटेटर संबंध को देखा है। ये जनरल संबंध हो जिनको हमने जनरल रूप से देखा है। हमने ri और jri और pj की एक्सप्रेशन देखा है। ठीक है कि डेल्टा ij है, जब i और j बराबर हैं वे कम्यूट नहीं करेंगे, और जब i और j असमान होंगे तो वे कम्यूट करेंगे। इस विशेष केस में तो हमारे पास यहाँ यही है। तो यह होगा ri फिर j a j। इसका मतलब यह होगा, याद रखें, क्योंकि ti pi पर निर्भर करता है, इसलिए अगर मेरे पास pj है तो मेरे पास एक tj है जो 0 के बराबर हो। ठीक है, तो 1 2 का उपयोग करना, ये दो बातें इक्वेशन 1 और 2 का उपयोग करने पर हमें मिलता है। चलिए अभी ri, यह पोजीशन ऑपरेटर है t a ठीक, तो ri t a को tx ty tz
के रूप में लिखा जा सकता है थी, और RI केवल TI के साथ आवागमन करेगा, इसलिए मेरे पास होगा RI TI AI टाइम्स जो TX है। अगर मैं लेती हूँ और यहाँ अगर मैं लेती हूँ, मुझे इसे I रखने दो। ठीक है, तो मेरे पास एक TJ AJ TK AK होगा। याद रखें ये ऑपरेटर हैं और हमें इसे कैप से निरूपित करने की आवश्यकता है, इसलिए यह है कि RI TI AJ जो कुछ और नहीं बल्कि ये I है। ठीक है, मेरे पास AI होगा और यह मात्रा जो TI AI TJ AJ और TK AK है जो मुझे यह टर्म वापस देगा। ठीक, प्रश्न में हमारे पास यह है। प्रश्न में हमारे पास वह है। हमें यह निर्धारित करना होगा कि इस अनुवाद के तहत R का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे बदलेगा। इसलिए आइए अब विचार करें। एक सिस्टम में स्टेट साई, तो साई को स्टेट होने दो सिस्टम में, और अब हमें इसे याद रखना होगा। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि ट्रांसलेशन ऑपरेटर है यूनिटरी। ठीक, यह एक बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। और अब जब हम मानते हैं कि हम लागू ए ट्रांसलेशन ऑपरेटर वह है TA, हमें क्या मिलता है, तो इस पर विचार करें। T डैगर ए, यह ऑपरेटर TA RI है, इसलिए हम RI का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता लगा रहे हैं। यह वही है जो हमें खोजने के लिए कहा जाता है, लेकिन स्टेट पर हम अनुवाद ऑपरेटर को लागू कर रहे हैं। तो साई पर T दाईं ओर और T डैगर बाईं ओर साई पर है, क्योंकि T डैगर बन जाएगा साई T डैगर AI RI T AI। इसलिए हम इसका मूल्यांकन करेंगे। यहाँ मैंने जो कहा वह है, मैं इस्तेमाल करूंगी RI TAI कंप्यूटेटर प्लस TAI RI। मैं इसके लिए सब्स्टिट्यूट करूंगी। यहाँ हमने देखा है कि इस कम्यूटेटर का कम्यूटेटर क्या था, AI TAI। ठीक, तो कम्यूटेटर मुझे यह देगा और दूसरा टर्म है यह टर्म। ठीक, तो मुझे यहाँ से आगे क्या मिलेगा, यह और कुछ नहीं लेकिन T कैप AI। मेरे पास RI मिल गया है जिसे मैं वास्तव में अगले चरण में बाहर ले जा सकती हूँ। मैं वह करूँगी T कैप AI। यह पहला टर्म है और दूसरा टर्म है T डैगर AI, और मेरे पास ATAI RI टाइम्स साई। ठीक, अब इन दो टर्म्स को मैं सरल कर दूंगी। AI नंबर है, AI को निकाला जा सकता है, यह एक नंबर है। ऑपरेटर नहीं, माफ करें, तो AI मैं बहुत अच्छी तरह से बाहर ले जा सकती हूँ, और मेरे पास है T डैगर T जो मुझे सिर्फ एक देगा। ठीक, यही वही है जिसे मैंने ठीक है, और जब RI A पर संचालित होता है और यह टर्म मुझे एक देगा, तो मुझे यहाँ लिखने दे। ठीक है, तो यह एक्सपेक्टेशन वैल्यू है RI पर स्टेट
साई। और जब आप ट्रांसलेशन ऑपरेटर को संचालित करते हैं तो यह राशि एआई द्वारा स्थानांतरित हो रहा है। तो अंत में हम जो देखते हैं उसे स्थिति में बदलाव होता है। इसलिए पोजीशन को एआई द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार एक्सपेक्टेशन वैल्यू आरआई का वैल्यू एआई द्वारा जब स्थानांतरित कर दिया गया है कोई अनुवाद ऑपरेटर को ऑपरेट करता है, इसलिए राशि द्वारा बदलाव होता है आर एआई। ठीक, इसलिए यह है चौथी समस्या। हमने हमें वहां तक जाने दिया। पांचवी समस्या के लिए पांचवी समस्या है 3 भागों को विभाजित करना, और यह थोड़ा लंबा है लेकिन यह इन संबंधों की जांच करने के लिए दिलचस्प है। कम्यूटेशन संबंध और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर और सभी चीजें क्या होंगी, और इस पर लेक्चर के अंतिम भाग में चर्चा की गई थी। और आपको साबित करने के लिए कहा जाता है कुछ रिलेशंस। तो हमने कुछ समस्याएं रखी हैं, जैसे कि ट्यूटोरियल समस्याएं, ताकि आप वास्तव में बैठकर उन्हें हल कर सकें। इसलिए पहले भाग में आप हैं एक कोहेरेंट स्टेट दी गई है जिसे सीढ़ी ऑपरेटर के आइगन स्टेट के रूप में परिभाषित किया गया है, और आपको दिया गया है किसी भी ऑपरेटर या किसी कॉम्प्लेक्स के लिए ऐसा संबंध संख्या अल्फा। आपको अल्फा ई रेज टू माइनस अल्फा स्क्वायर बटा 2 ई रेज टू अल्फा ए डैगर, इतना छोटा डैगर दिया गया है, ठीक है, और 0। बस इतना याद करो। और इस ऑपरेटर या एक असामान्यीकृत आइगन केट आइगन वैल्यू ए के रूप में अल्फा। तो जब ए ऑपरेट होता है ए डैगर या ए ऑपरेटर ए अल्फा पर ऑपरेट होता है, आपको आइगन वैल्यू मिलता है ए अल्फा। ठीक, यह आपको याद रखना होगा। अभी अगला कदम होगा वह हमें परिभाषित करना है, हमें गणना करनी है x इस कोहेरेंट स्टेट के आधार पर x स्क्वायर p स्क्वायर। तो उसके लिए आपको कुछ बीजगणित करने की आवश्यकता है। संकेत मैं दूंगी और आप शायद आगे काम करने के लिए उन संकेतों का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए परिभाषित करें। डायमेंशनलेस पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटरों जैसा ए प्लस ए डैगर बटा 2 से, और p लीजिए माइनस ए डैगर बटा 2 टाइम्स i। तो यह है एक पोजीशन ऑपरेटर x और मोमेंटम ऑपरेटर p के टर्म्स में परिभाषित किया गया है। ऑपरेटर a जिसमें आइगन वैल्यू अल्फा है, जब आप इसे आइगन केट पर संचालित करते हैं अल्फा। ठीक, तो अब हम x को फिर से लिखते हैं और p टर्म्स के अनुसार a और ए डैगर। ठीक, ए और ए डैगर तो क्या होगा? ए और ए डैगर के टर्म्स में ए होगा बराबर x प्लस आई पी कैप बटा 2, और एक डैगर बस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। आप यहाँ देख सकते हैं, सही।
तो हम जानते हैं वह सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमारा यह संबंध है कैपिटल एक्स और कुछ नहीं m ओमेगा बटा 2h क्रॉस अंतर्गत स्क्वायर रूट के x कैप और p और कुछ नहीं 1/2h क्रॉस ओमेगा m वर्गमूल के अंदर p कैप है। इसलिए कैपिटल X और छोटा x इस संबंध से संबंधित हैं। ठीक है, हमने कैपिटल X को डायमेंशनलेस वेरिएबल के टर्म्स के रूप में परिभाषित किया है। तो हमें अभी याद करना होगा p और x और p हमारा नियमित या सामान्य पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटरों थे। इसलिए अब यह मूल्यांकन करना आसान है कि x यह x है जिसका हम मूल्यांकन करने जा रहे हैं। x को हमने प्लस ए डैगर बटा 2 के रूप में परिभाषित किया था। इसलिए पहले हम x का मूल्यांकन करेंगे, फिर हम x स्क्वायर का मूल्यांकन करेंगे, फिर p और फिर p स्क्वायर का मूल्यांकन करेंगे। इसलिए x का केट अल्फा पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू 1/2 होगा। मेरे पास एक डैगर a है तो मैं लिखूंगी a अल्फा प्लस अल्फा ए डैगर अल्फा। सही। और जब आप इसे संचालित करते हैं तो यह मुझे एक आइगन वैल्यू अल्फा देगा, यह मुझे एक आइगन वैल्यू अल्फा स्क्वायर अल्फा स्टार देगा। तो मेरे पास होगा अल्फा प्लस अल्फा स्टार और ये सामान्यीकृत आइगन केट हैं। तो ये फॉर्म आर के है। मैं इसे अल्फा के रियल पार्ट के रूप में लिख सकती हूँ। ठीक। अब उसी तौर तरह आप मूल्यांकन करें एक्स स्क्वायर होगा। जब आप इसे हल करेंगे तो आप पाएंगे आपके पास होगा अल्फा का रियल पार्ट जिसका हमने मूल्यांकन किया था स्क्वायर प्लस 1/4 होगा। तो कृपया इन्हें जांचें, खुद जांच करें। ठीक। तब मैं लिखूंगी मेरा p हमने कैसा देखा है, वह ऑपरेटर p था ia-a डैगर। ठीक है, और मेरे पास है इसे छोड़कर यह। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जब कोई हैट होती है तो वह एक ऑपरेटर नोटेशन होता है। तो मेरे पास i/2 है और फिर मेरे पास अल्फा माइनस अल्फा स्टार एक प्रकार का टर्म होगा जो तुल्य है या जिसे अल्फा के इमेजिनरी पार्ट के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार आप इसका मूल्यांकन करें और आप पाएंगे कि अल्फा स्क्वायर का इमेजिनरी पार्ट प्लस 1/4 वह है जो आप प्राप्त करते हैं। अब अगला कदम डेल्टा x डॉट डेल्टा कैपिटल P की गणना करना होगा। डेल्टा x डॉट डेल्टा P का स्क्वायर रूट होगा। आप परिभाषा जानते हैं x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू में इसी तरह p माइनस p स्क्वायर। हमने इन सभी का मूल्यांकन किया है और जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं यह कुछ इस तरह होगा। अब आप पूंजी x और पूंजी p को सब्स्टिट्यूट करेंगे। छोटे x और छोटे p के टर्म्स में हमारे पास यही है। ठीक, इसलिए जब मैं इनके लिए सब्स्टिट्यूट करती हूँ मुझे मिलता है डेल्टा x डॉट डेल्टा p जैसा ऑपरेटर नोटेशन में बहुत स्पष्ट किया गया है। तो ये संबंध कुछ और नहीं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा x डॉट डेल्टा p h क्रॉस बटा 2 के बराबर से कम होना चाहिए। ठीक है। तो यह कोहेरेंट स्टेट। ध्यान दें कोहेरेंट स्टेट अल्फा वास्तव में प्राप्त
न्यूनतम में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के संबंध में जो के वैल्यू के बराबर है पूंजी x और पूंजी p के कारण अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने देखा है। द्वितीय भाग या बी भाग। बी भाग आपको गणना करने के लिए कहा जाता है एक्सपोनेंशियल टी बी। अगर ए और बी का कम्यूटेटर एक कांस्टेंट के बराबर है तो आपको करना होगा वो दिखाओ। ई अल्फा को बढ़ाएं, एक डैगर ई घटा से अल्फा स्टार बढ़ाएं, एक खंजर का कुछ संबंध है जैसे ई बढ़ाएं अल्फा स्क्वायर बटा 2 ई अल्फा एक डैगर माइनस अल्फा स्टार है। तो हमारे पास यह है संबंध और हम बेकर हॉस्डॉर्फ का फॉर्मूला उपयोग करने जा रहे हैं। तो हमने मुझे यहाँ लिखने दिया है जैसा बी ए ई रेज टू ए कॉमा बी ठीक, और आपके पास यह ई रेज टू ए प्लस बी टाइम्स ई रेज टू ए बी के कॉम्यूटेटर ए बी बटा 2 के बराबर है। इसलिए इन संबंधों का उपयोग करना और लागू करना बेकर हॉस्डॉर्फ फॉर्मूला। हमारे पास अल्फा ए डैगर और दूसरा टर्म है ई रेज टू अल्फा स्टार ए। ठीक है, यह एक्सप्रेशन मैं इस परिणाम का उपयोग करके फिर से लिख सकती हूँ यह के रूप में ई रेज टू आई को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए डैगर। ठीक है, यह टर्म माइनस अल्फा स्टार ए है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है टाइम्स ई रेज टू अल्फा ए डैगर माइनस ए अल्फा स्टार ए 2 से विभाजित, और यह होगा ए डैगर अल्फा ए डैगर माइनस अल्फा स्टार ए। और मेरे पास अल्फा स्क्वायर बाहर हो सकता है और ए डैगर का कम्यूटेटर हो सकता है और ए डैगर 1 है। तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर बटा 2 है। तो यह वही है जो हमने साबित किया है कि टी सिर्फ एक कदम है। ठीक, ये रिश्ते में उपयोगी होगा, अन्य परिणाम भी सिद्ध कर रहे हैं। तो अब सी भाग यह है कि हम फिर से लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर के टर्म्स में कोहेरेंट स्टेट। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अभी चलो लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर को हमें के टर्म्स में लिखना होता है कोहेरेंट स्टेट, इसलिए हमें दी गई कोहेरेंट स्टेट ई रेज टू माइनस अल्फा स्क्वायर बटा 2 ई रेज टू अल्फा ए डैगर। यह वही है जो हमें दिया गया है। और याद रखें कि हम जानते हैं कि जब आप काम करते हैं विनाश ऑपरेटर पर कोई भी इनर स्टेट 0 से आपको 0 मिलेगा। यह नहीं होगा, आगे बढ़ो, यह सीढ़ी का अंत है। इसलिए मैं कर सकती हूँ इसे फिर से इस प्रकार लिखें अल्फा स्क्वायर बटा 2 टाइम्स ई अल्फा रेज टू अल्फा ए डैगर। मैं इसे ई स्टार के रूप में लिख सकती हूँ। ए आई बस कुछ कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने इसका इस्तेमाल किया है। ठीक, अब याद रखना हमारे पास था यह संबंध यहाँ पर
ठीक है, मैं इस संबंध का उपयोग करूंगी। तो इस एक्सप्रेशन में जब मैं इस संबंध का उपयोग करती हूँ तो मेरे पास इस टर्म का टाइम होगा और मेरे पास एक पहले से ही एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर 2 है, इसलिए मैं अंत में e रेज टू ए डैगर माइनस ए स्टार ए अल्फा पर है और विस्थापन ऑपरेटर की परिभाषा है और इसलिए हम साबित कर सकते हैं वो यह है। कोहेरेंट स्टेट को डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर के टर्म्स में लिखा जा सकता है और आपको इस भाग में दिखाना होगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर एकात्मक है। यह है स्पष्ट रूप से देखा, यह है बहुत सरल। e रेज टू अल्फा ए डैगर माइनस अल्फा स्टार ए और d डैगर अल्फा होगा e रेज टू अल्फा स्टार ए माइनस अल्फा ए डैगर। ठीक, तो जब मैं d अल्फा लेती हूँ d डैगर अल्फा d अल्फा तो u डैगर u एक है कि यह एकात्मक संचालिका है। यह बहुत सरल है, आप इसे बिना हल किए भी देख सकते हैं। ठीक, तो इन अभ्यासों और आपने अपने व्याख्यान में कुछ और अभ्यासों को हल करने का प्रयास किया और देखें कि क्या आप कर सकते हैं। उन अभ्यासों को हल करें जिन पर चर्चा की गई थी।